हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी की एलटी ग्रेड जीआईसी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड और जीआईसी पेपर के लिए सामान्य अध्ययन का दूसरा प्रश्न सेट हल करेंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीएस पूछा जाता है सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं एलटी जीआईसी के लिए जीएस पेपर। प्रैक्टिस सेट दूसरा। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कोट कमांड, ऑप्शन बी अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी डोडा बेटा, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अनाईमुड़ी है और ये केरल राज्य के उड़ुपी जिलों में पश्चिमी घाट में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 2695 मीटर है, जिसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनाईमुड़ी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था और इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया और केंद्र में से लागू किया गया था। जो पहले से प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा था उसे इस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और इसके साथ ही इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया, जहां आरक्षित और हस्तांतरित विषयों का प्रशासन संघीय सरकार के नियंत्रण में था। और भारत सरकार 1919 इसी अधिनियम के तहत द्वैध शासन को सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रांतों में पेश किया था। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसके अंतर्गत द्वैध शासन जो था वो प्रांतों में लगाया गया था और उसके बाद 1935 में इसे समाप्त करके प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में इसको स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी मीर कासिम, ऑप्शन डी नजमुद्दौला। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम था। बक्सर का युद्ध 1764 में बंगाल का 1764 में हुआ था, जिसमें नवाब मीर कासिम था जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ा था। तो जो बंगाल का नवाब था उस समय वो मीर कासिम था, लेकिन इस युद्ध में उनकी संयुक्त सेना की हार हो गई थी और ब्रिटिश जो सेना थी वो जीत गई थी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने ये युद्ध हुआ था। जो वहाँ का गवर्नर जनरल था बंगाल का, जो ब्रिटिश सेना का हेक्टर मुनरो, तो उसके नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो जो बंगाल का नवाब था वो मीर कासिम था और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की तीनों सेनाओं ने मिलकर इस युद्ध में भाग लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था और इसमें कंपनी की जीत हुई थी और बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो गई थी। और इसी युद्ध से कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश राज्य की भी स्थापना इसी भारत से उनका जो शासन का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद ही। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा बिहार की दीवानी प्रदान की थी। तो जो सम्राट शाह आलम द्वितीय थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी थी?
इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी 19 अगस्त 1765, ऑप्शन डी 21 अगस्त 1765। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 को ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी। और इलाहाबाद, इसको ही इलाहाबाद की संधि कहा जाता है, जो 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूलने का जो अधिकार होता है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। और इसी को इलाहाबाद की संधि को इसी को ही बोला जाता। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? वो 12 अगस्त 1765 को ही हुई थी। और यह बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था। जो बक्सर का युद्ध हारने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। और ब्रिटिश शासन का औपचारिक शुरुआत का प्रतीक था यही। तो जो वर्ष था वो 1765 और तारीख 12 अगस्त 1765 को, और इसे इलाहाबाद की संधि भी बोला जाता है। और शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों जो राज्य थे उनकी राजस्व वसूली का अधिकार जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। और कंपनी ने इन क्षेत्रों में वित्तीय संसाधनों का नियंत्रण मिला, जिससे भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय शासन की नींव पड़ गई थी। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए योजना आयोग द्वारा, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रत्यक्ष सर्वेक्षण संगठन के द्वारा। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन मुख्य रूप से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कार्यालय के द्वारा किया जाता है, जो पहले केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से जाना जाता था। और अब यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है। तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है वो कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और इसकी मुख्य जो काम है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अधीन ही काम करता है। इसका मंत्रालय है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है। और जो उसके प्रमुख कार्य होते हैं जैसे राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतों का संग्रहण और संकलन और प्रसार करना इसका कार्य है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन सी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सकल घरेलू उत्पाद। किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं, सबसे उपयुक्त माप है। और किसी देश की सीमाओं, जीडीपी जो होता है वो किसी देश की सीमाओं के भीतर निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिससे आर्थिक विकास और औसत जीवन स्तर की जानकारी मिलती है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है यह किसी देश की आर्थिक स्थिति और उसके आकार का व्यापक संकेतक है। जीडीपी में देश के भीतर निजी और सार्वजनिक खर्चों और उत्पादनों को शामिल किया जाता है। जो देश की सीमाओं के भीतर जो भी उत्पादित वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं या सेवाएं दी जाती हैं और उनका जो कुल मूल्य होता है उसको ही जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। और सकल घरेलू उत्पाद ही किसी देश की राष्ट्रीय आय मापने का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी सामाजिक असमानता, ऑप्शन डी प्रौढ़ शिक्षा। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक जो असमानता है वो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है।
मानव विकास सूचकांक में मुख्यतः 3 बिंदु शामिल है। जीवन प्रत्याशा हो गया, और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय हो गया, और प्रौढ़ शिक्षा। और सामाजिक असमानता उसमें शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामाजिक असमानता। मानव विकास सूचकांक में 3 मुख्य आयाम शामिल हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, जिसमें स्वास्थ्य को जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पहला हो गया, और शिक्षा को स्कूली शिक्षा से अपेक्षित और औसत वर्ष से, और जीवन स्तर को प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय से मापा जाता है। और इन संकेतों के आधार पर देश में मानव विकास सूचकांक शामिल किया गया है। तो इसके जो 3 आयाम है, सबसे पहला तो हो गया जीवन के समय प्रत्याशा हो गया, और दूसरा हो गया स्कूली शिक्षा जीवन स्तर, और दूसरा हो गया शिक्षा। इसमें सॉरी, पहला तो हो गया जन्म के समय प्रत्याशा हो गया, फिर प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय हो गया, और दूसरा हो गया शिक्षा। तो सामाजिक जो असमानता है वो इसमें शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए एल्टन के द्वारा, ऑप्शन बी बेनेट के द्वारा, ऑप्शन सी बर्केल के द्वारा, ऑप्शन डी रेट जेल के द्वारा। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेनेट के द्वारा। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा जो दी गई थी सबसे पहले, वो बेनेट के द्वारा दी गई थी, और इस अवधारणा को 1976 में जॉन बेनेट के द्वारा दिया गया था। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि 1972 में भी मीडोज रिपोर्ट में भी टिकाऊ विकास की ओर एक ऐसे संक्रमण की बात की गई है जिसे पारिस्थितिकी संक्रमण कहा जाता है, भले ही शब्द का प्रयोग जॉन बेनेट के बाद में किया गया हो। तो जो पारिस्थितिक संक्रमण का संकल्पना है वो 1976 में बेनेट के द्वारा दिया गया था। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जैविक एवं अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी वियोजक, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी उपभोक्ता। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्पादक। जैविक और अजैविक घटकों के बीच बिचौलियों का काम उत्पादक करते हैं। जो हरे पौधे हमारे होते हैं वो उत्पादक होते हैं, तो वो वही जैविक और अजैविक के बीच की कड़ी होते हैं। वे अजैविक तत्वों जैसे सूर्य के प्रकाश और जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, और फिर उपभोक्ताओं के लिए भोजन का स्रोत बनते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्रकाश की रोशनी और जल के द्वारा जो पौधे का निर्माण करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, और उन्हीं उत्पादकों को उपभोक्ता द्वारा प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अजैविक कारकों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हो गया, अजैविक कारक का उपयोग करते हैं और ऊर्जा भोजन बनाते हैं। भोजन फिर शाकाहारी जीवों के लिए उपलब्ध होता है, जो बदले में मांसाहारी जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जैव भू रासायनिक चक्र में जैसे ये बिचौलिए का काम करने का एक तरीका है, जैसे कि जैविक और अजैविक भागों के बीच पदार्थों का स्थानांतरण करना। तो ये जो जैविक और अजैविक जो पदार्थ होते हैं उनके बीच ये स्थानांतरित जो पदार्थों का स्थानांतरण है वो उत्पादकों के द्वारा ही किया जाता है। और जैसे अपघटक होते हैं, कवक और बैक्टीरिया मृत जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं और जिससे पोषक तत्व अजैविक रूप से वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, जिनका उपयोग फिर से पौधे कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है, क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अर्नेस्ट हैकल किस संकल्पना से संबंधित है? ऑप्शन ए जीवों की उत्पत्ति से, ऑप्शन बी कार्बन चक्र से, ऑप्शन सी जैविक अनुक्रम से, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी से। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पारिस्थितिकी से। अर्नेस्ट हैकल जो संबंधित है वो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है, और ये शब्द की संकल्पना से संबंधित है जिसे उन्होंने पहली बार गढ़ा था, जो
अर्नेस्ट हैकल है, इन्होंने ही सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द को दिया था। पारिस्थितिकी को जीवों के अपने पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। और पारिस्थितिकी हैकल ने इस शब्द को 19वीं सदी के मध्य में परिभाषित किया था। उन्होंने पारिस्थितिकी को जीवों के अपने पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन के रूप में वर्णित किया है। और इनके अन्य योगदान भी रहे हैं, जैसे इन्होंने विकासवाद, गूढ़ विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास में भी इनका महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया है। और उन्होंने नए कई वैज्ञानिक शब्द भी गढ़े हैं, जो डार्विन के सिद्धांतों को जर्मनी में लोकप्रिय जिन्होंने बनाया है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अर्नेस्ट हैकल की संकल्पना जो है वो पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित है। तो ये था हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।